चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जिसका शीर्षक भी है कविता की पुकार, के 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। कवि जो है इस कविता के माध्यम से किसान की दारुण दयनीय अवस्था और गांव के वातावरण का, गांव की शोभा का, गांव के सुंदरता का, गांव के लोगों के जो हालात हैं उनके बारे में चित्रण करना चाहता है। और इसमें कविता ही कवि को संबोधित करके अपनी बात कहती है कि हे कवि, अब तुम अपनी लेखनी को गांव की ओर मोड़ करके ले चलो, उसका चित्रण करो। कविता कवि को कहती है कि कवि आषाढ़ की इस रिमझिम के घन खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो। कविता कहती है कि हे कवि, मैं आषाढ़ मास में हो रही इस रिमझिम वर्षा से मैं पानी भरे खेतों में जाना चाहती हूँ। घन खेतों में जाने दो, पानी से आषाढ़ का महीना है और जो रिमझिम बारिश आ रही है उसमें खेतों में जो पानी भर गया है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। और कृषक सुंदरी द्वारा, कृषक सुंदरी अर्थात ऐसे किसान महिला जो सुंदरी है और कुछ अटपटे से गीत गाती है, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। अर्थात खेती बाड़ी करते हुए अपनी ही धुन में, कोई सुर या ताल नहीं है, अपनी ही जो गीत गुनगुनाती है उसे मैं गाने देना चाहती हूँ और उसे सुनना चाहती हूँ। दुखियों के केवल उत्सव में इस दम पर्व मानने दो, कि जो लोग दुखी हैं, दुखियों के साथ पर्व मनाना चाहती हूँ, उत्सव मनाना चाहती हूँ। मुझे फसल पकने के बाद खलिहानों में तो रोना ही है, कम से। अब क्या कहती है, देखिए अब किसान के दुख को व्यक्त करने की कोशिश की है कि रोऊंगी खलिहानों में, खेतों में तो हर्षाने दो। कि जब खलिहान काट के, कि जब खेत खलिहान लहलाने लगते हैं, जब फसल पक जाती है तो मुझे रोना ही है, लेकिन जब तक खेत है कम से कम मुझे खेतों में प्रसन्न तो होने दो। अर्थात कृषक जब फसल बोता है तो वह खेतों में लहराती है, पक जाने पर जब खलिहानों में आती है तो महाजन उस फसल का सर्वस्व लूट लेता है, तो उसे रोना ही हाथ लगता है। तो इस माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जो अन्न उपजाने वाला है, अगर वह भी भूखा मरता है तो यह बड़ी लज्जाजनक बात है। मैं बच्चों के संग जरा खेलूंगी धूप बिछोने पर, मचलूंगी मैं जरा इंद्रधनु के रंगीन खिलौने पर। अब वो क्या कहना चाहती कि मैं बच्चों के साथ घास रूपी बिस्तर पर, बिछोने का अर्थ है बिस्तर पर, खेलना चाहती हूँ। मैं आकाश में इंद्रधनुष को देखकर मचलना चाहती हूँ। तितली के पीछे दौड़ूंगी, नाचूंगी दे दे ताली, कि मैं तितली के पीछे दौड़ूंगी और जो मेरे साथी मेरे साथ दौड़ रहे होंगे उनके साथ ताली बजा बजा कर नृत्य करूंगी, नाचूंगी भी। मैं मकई की सुरभि बनूंगी, पक्के आम फल की लाली। वो कहती है कि मैं मकई अर्थात जो मक्का का पौधा है, जिसे आप स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, सुगंधी बनना चाहती हूँ और पके हुए आम की लाली बन जाना चाहती हूँ। वेणु कुंज में जुगनू बन मैं इधर उधर मुस्काऊंगी। वो कहती है वेणु कुंज के अंदर मैं जुगनू बनकर इधर उधर दौड़ जाना चाहती हूँ, मुस्काना चाहती हूँ। और हर श्रृंगार की कलियां बनकर वधुओं पर झड़ जाऊंगी। और हर श्रृंगार जो ग्राम की वधुएं हैं, बहुएं हैं, उन पर झड़ जाना चाहती हूँ, अर्थात उनकी शोभा बढ़ाना चाहती हूँ। कविता कवि को संबोधित करते हुए यह कहना चाहती है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने भी यह कहा है कि जो गांव की प्राकृतिक शोभा है, सुंदरता है, उन सब के साथ मैं मस्त होना चाहती हूँ, उस सब का आनंद लेना चाहती हूँ। लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तब तो मुझे रोना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, वो ये संकेत करना चाहती है कि जो महाजन आदि हैं, जिनसे किसान को ऋण लेना पड़ता है, वह किसान की फसल बोने की, तैयार होने की, कटने की, पकने की जो खुशी है वह एकदम से छीन लेता है। लेकिन कविता कहती उससे पहले मैं गांव के प्राकृतिक नज़ारों के साथ खुश होना चाहती हूँ। आगे कवि कहता है कि सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगाजल। अब वो ये कहते हैं कि जब कोई किसान सूखी रोटी खेत में बैठ करके खा रहा होगा, अर्थात काम करते करते, हल चलाते चलाते जब थक जाएगा, तब मैं क्या करूंगी, उसको गंगाजल लोटे में भर करके दूंगी ताकि उसे पानी पीकर तृप्ति हो सके। इसका अर्थ क्या है कि तुम किसानों के पास ले चलो,
और उनको क्या कहना चाहती है कि कृषक अपना कार्य करके जब सूखी रोटी खाएंगे तो लोटे में गंगा जल बनकर उन्हें तृप्ति दूंगी, उनके तन का दिव्य स्वेद कण बनकर गिरती जाऊंगी, उनके शरीर से बहने वाले, दिव्य का अर्थ है अलौकिक, स्वेद कण का अर्थ है पसीने की बूंदे बनकर गिरूंगी और उनके खेतों में मिलकर फिर से मोती के रूप में पैदा हो जाऊंगी। अर्थात किसान जब अपने सफेद कण का अर्थ है पसीने की अलौकिक बूंदे धरती पर बहाता है, तब उस खेत से फसल के रूप में, अनाज के रूप में मोती उपजते हैं। तो कविता कहना चाहती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। शस्य श्यामता निरख करेगा कृषक अधिक जब अभिलाषा, तब मैं उसके हृदय स्तोत्र में उड़ूंगी बनकर आशा। कि जब अपनी शस्य श्याम लगा हरी भरी फसल को लहराते देखकर कुछ पाने की अभिलाषा करेगा, तो मैं उसके हृदय में आशा बनकर उमड़ पड़ूंगी। अर्धनग्न दंपति के ग्रह में मैं झोंका बन आऊंगी, लज्जित होने अतिथि सम्मुख वे दीपक तुरंत बुझाऊंगी। वो ये कहते हैं कि मैं अर्धवस्त्र विहीन अर्धनग्न कृषक पति पत्नी के घर में वायु का झोंका बनकर प्रवेश करूंगी और उनके दीपक को बुझाकर अतिथि के सम्मुख उनकी लज्जा को ढक दूंगी। कविता कहना चाहती है कि अभाव में कृषक की जो दुर्दशा हो गई है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। इसका दोनों तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि जब कोई बात आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप में जागरूकता आती है। एक कृषक की स्थिति कैसी है इसके बारे में आपको जानने का पता चलता है। तो कविता कहती है कवि से कि तुम कुछ उसके बारे में भी लिखो, उसके बारे में भी बताओ और यह कोशिश करो कि उसका कष्ट दूर हो सके। और वो ये कहना चाहती है कि दंपति पति पत्नी के घर के अंदर मैं झोंका बन जाऊंगी, उनके वहाँ जो दिए का प्रकाश है उसे भी बुझाऊंगी, ताकि उन्हें किसी के सम्मुख लज्जित न होना पड़े। आगे कविता कहती है कवि से कि ऋण शोधन के लिए दूध घी बेच बेच धन जोड़ेंगे, बूंद बूंद बेचेंगे, अपने लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे। जो कृषक वर्ग है, किसान है, वे ऋण से उऋण होने के लिए स्वयं दूध घी न पीकर, उनका प्रयोग न कर, बेच बेच कर उसको धन जोड़ लेते हैं। एक एक बूंद वो बेच डालते हैं ताकि और अपने लिए थोड़ा सा भी दूध नहीं रखते हैं। कहने का अर्थ है कि जो उपजाने वाला है, जो पालन करने वाला है, वह ही भूखा रह जाता है ताकि उनका कुछ कर्ज उतर सके। शिशु मचलेंगे दूध देख, जननी उनको बहलाएंगी, मैं फाड़ूंगी हृदय, लाज से आंख नहीं रो पाएंगी। कि जो छोटे बच्चे हैं दूध को देख करके उसे पीने के लिए मचलने लगते हैं, पर माता उन्हें झूठा आश्वासन ही दे सकती है, उन्हें दूध नहीं पिलाती। और कविता कहती है कि इस दृश्य को देख करके मेरा हृदय फट जाता है, पर मेरी आंखें लज्जा से रो नहीं पाती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो गांव में रहने वाले कृषक वर्ग है, उनका परिवार है, उनके जो संतान है, शिशु हैं, उन सबके कष्ट को देखकर मेरी लज्जा से आंख रोने लगेंगी। इतने पर भी धनपतियों की उन पर होगी मार, तब मैं बरसूंगी बन बेबस के आंसू सुकुमार। कि कहते इतना सब कुछ होने के बावजूद, उनकी इतनी दीन दशा होने के बाद भी जो धनपति हैं अर्थात पूंजीपति हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करेंगे, उनके के ऊपर जो ऋण आदि लगाएंगे, कई चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं कि वे जीवन भर ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तब बरसूंगी बन बेबस के, कि मैं उस समय मुझसे यह दुख देखा नहीं जाएगा और बेबस व्यक्ति की भांति मेरी आंखों से आंसू फूट कर नीचे गिरने लगेंगे, अर्थात मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। तो फटेगा भूखा हृदय कठोर, चलो कभी वन फूलों की ओर। उस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी का कठोर हृदय भी फट जाएगा। हे कभी मुझे जंगल में खिले फूलों अर्थात इस उपेक्षित वर्ग के लोगों की ओर ले चलो। हे कभी तुम वहां चल पड़ो जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो ऋण को चुकाने के लिए अपना घर में बनाया हुआ घी और दूध आदि की बूंद बूंद बेच डालते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते। और जब उनके बच्चे दूध देखकर दूध पीने की जिद करते हैं, मचलने लगते, तो माता उन्हें मात्र आश्वासन दे सकती है। और कविता कहती है कि उस समय मेरा हृदय फटने को हो जाता है और लज्जा से मेरी आंखें रोने लगती हैं। इतनी दुर्दशा, इतने दुख उठाने के बावजूद भी जो पूंजीपति हैं, धनपति हैं, वे उन पर दुगनी मार करते हैं, दोहरी मार करते हैं, उनके ऊपर ऋण आदि, उनके ऊपर ऋण जो है उसका कर्ज बढ़ा देते हैं, उसके ब्याज को बढ़ा देते हैं और भी उनके साथ कई तरह के बदसलूकी करते हैं। और कविता कवि को कहती है कि मैं इसलिए कि उनकी हालत देखकर बेबस होकर रोने लगूंगी।
करूंगी और शायद मेरी आंखों से जो आंसू नीचे की ओर गिरने लगेंगे उससे कठोर हृदय वाली धरती का भी हृदय फट चले कि हे कवि, अब तुम मुझे वन फूलों की ओर, जंगल में खिले हुए फूलों की ओर ले चलो, अर्थात इस उपेक्षित वर्ग का जिसके बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तुम उसके बारे में लिखो और मुझे वहां पर ले करके चलो। मैं तुमसे बार बार यही कहना चाहती हूँ। कविता कवि को कहती है। इस माध्यम से कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का हृदय विदारक चित्रण किया है।